नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरी यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ प्राचीन भारत के इतिहास तथा संस्कृति के सी श्रीवास्तव की बुक को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा आज दोस्तों अध्याय नंबर 12 यानी चैप्टर 12 मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बिंबिसार से नंद वंश तक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। बिहार के पटना तथा गया जनपदों की भूमि में स्थित मगध प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य रहा है। बुद्ध काल में मगध को हम एक शक्तिशाली राजतंत्र के रूप में संगठित पाते हैं। कालांतर में मगध का उत्तरोत्तर विकास हुआ और एक प्रकार से मगध का इतिहास संपूर्ण भारत का इतिहास बन गया। ठीक है, आगे हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। हर्यक वंश मगध का प्रथम राजवंश हर्यक या शेषुनाग था। ठीक है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम बृहद्रथ वंश का शासक था। ठीक है, यहाँ बाहरद्रथ लिखा है दोस्तों, बारहद्रथ लिखा है, लेकिन बृहद्रथ बहुत जगह लिखा रहता है। ठीक है, बृहद्रथ वंश का शासक था। उसी वंश का राजा जरासंध था। ठीक है, जरासंध के बारे में आप लोग दोस्तों, जो लोग महाभारत का अध्ययन किए होंगे या महाभारत को देखे होंगे, तो उसमें जरासंध वध दिखाया गया होगा, जिसमें आपका क्या बोलते हैं, जरासंध का वध किया जाता है भीम के थ्रू। ठीक है, आप लोग देखिएगा एक बार। ठीक, आगे जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई थी, तत्पश्चात वहाँ प्रघोत वंश का शासन स्थापित हुआ। प्रघोत वंश का अंत करके शिशुनाग ने अपने वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश ने शासन किया। ठीक है, आगे बौद्ध ग्रंथ तथा लेखक बृहदत्त वंश का कोई भी उल्लेख नहीं करते। प्रघोत तथा उसके वंश को अवंती से संबंधित करते हैं। बिंबिसार तथा उसके उत्तराधिकारियों को शिशुनाग का पूर्वगामी बताते हैं और अंत में नंदों को रखते हैं। आगे पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में वर्णित मगध के राजाओं के क्रम की आलोचनात्मक समीक्षा करने के पश्चात बौद्ध ग्रंथों का क्रम ही अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। इनके अनुसार मगध का प्रथम शासक बिंबिसार था, जो हर्यक वंश से संबंधित था। शेषुनाग वंश हर्यक वंश का परवर्ती था। यह मानने के लिए निम्नलिखित कारण है। पहला, शिशुनाग का पुत्र कालाशोक अथवा काकवर्ण था। उसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। वैशाली को सर्वप्रथम अजातशत्रु ने जीतकर मगध में मिलाया था। इससे स्पष्ट है कि कालाशोक अजातशत्रु के बाद राजा बना था। कुछ बौद्ध ग्रंथों में संगीति का स्थल पाटलिपुत्र दिया गया है। पुराणों के अनुसार इस नगर की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदायीन ने की थी। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदायीन, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। ठीक है, आगे इससे भी हर्यक कुल शेषुनाग कुल का पूर्वगामी सिद्ध होता है। नंबर 2, पुराणों के अनुसार अवंती के प्रघोत वंश का विनाश शिशुनाग ने किया था। प्रघोत बिंबिसार का समकालीन था। उसके उत्तराधिकारियों का विनाश शिशुनाग द्वारा किया गया। यह तभी संभव है जब हम शिशुनाग को बिंबिसार का परवर्ती माने। नंबर 3, पुराणों से पता चलता है कि शिशुनाग ने अपने पुत्र को बनारस का उपराजा बनाया था। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार बनारस पर मगध का अधिकार अंशतः बिंबिसार के समय में तथा पूर्णतः अजातशत्रु के समय में हो पाया था। शिशुनाग के काल में तो काशी मगध का अभिन्न अंग बन चुका था। इससे भी हर्यक वंश शेषुनाग वंश का पूर्वगामी सिद्ध होता है। आगे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुराणों में भ्रमवश ही शिशुनाग को मगध का प्रथम शासक बताया गया है। ठीक है, आगे बिंबिसार
मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। वह हर्यक कुल से संबंधित था। हर्यक कुल के लोग नाग वंश की एक उपशाखा थे। D.R. भंडारकर का विचार है कि बिंबिसार प्रारंभ में लिच्छवियों का सेनापति था, जो उस समय मगध में शासन करते थे। सुत्तनिपात में वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है। याद रखिएगा दोस्तों, सुत्तनिपात में वैशाली को क्या कहा गया है? मगधमपुरम। ठीक है। आगे कालांतर में वह मगध का स्वतंत्र शासक बन बैठा, परंतु बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार जब 15 वर्ष का था तभी उसके पिता ने उसे मगध का राजा बनाया था। दीपवंश में बिंबिसार के पिता का नाम बोधिस मिलता है। क्या मिलता है? बोधिस। आगे जो राजगृह का शासक था। मत्स्य पुराण में उसका नाम क्षेत्रोदस दिया गया है। यह इस बात का सूचक है कि बिंबिसार का पिता स्वयं राजा था। ऐसी स्थिति में उसका ऐसी स्थिति में उसका लिच्छवियों का सेनापति होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैन साहित्य में उसे श्रेणिक कहा गया है। संभवतः यह उसका उपनाम था, जिस प्रकार अजात शत्रु का उपनाम कुणिक था। ठीक है। मिसार का दोस्तों श्रेणिक कहा गया है, लेकिन अजातशत्रु को कुणिक कहा गया है। ठीक है। आगे कुणिक था। बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी शासक था। गद्दी पर बैठते ही उसने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। वह एक कूटनीतिज्ञ एवं दूरदर्शी सम्राट था। सर्वप्रथम उसने अपने समय के प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति सुदृढ़ किया। इन वैवाहिक संबंधों का तत्कालीन राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। पहले उसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री छलना के साथ विवाह कर मगध की उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया। वैशाली व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र भी था। उसकी दक्षिणी सीमा से होकर गंगा नदी बहती थी और उसके जरिए यह कुछ सीमा तक पूर्वी भारत के जलीय व्यापार को नियंत्रित किए हुए थे। इस संबंध ने परोक्ष रूप से मगध के आर्थिक विकास में भी योगदान दिया। विनय पिटक के अनुसार लिच्छवी लोग रात को मगध की राजधानी पर उत्तर की ओर से आक्रमण करके लूटपाट करते थे। इस वैवाहिक संबंध से वे शांत हो गए। दूसरा प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल राज्य में स्थापित हुआ। उसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला के साथ विवाह किया। इस विवाह के फलस्वरूप उसका न केवल कौशल नरेश के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ, अपितु दहेज में उसे 1 लाख की वार्षिक आय का काशी का प्रांत अथवा उसके कुछ ग्राम भी प्राप्त हो गए। ठीक है, गिफ्ट के रूप में। आगे इस संबंध में उसने वत्स की ओर से भी मगध को सुरक्षित बना दिया, क्योंकि कौशल तथा वत्स परस्पर मिले हुए थे। ठीक है, आगे परस्पर मिले हुए थे। इसके पश्चात उसने मद्र देश यानी कुरु के समीप की राजकुमारी क्षेमा के साथ अपना विवाह कर मद्रों का सहयोग ठीक है, मद्रों का सहयोग तथा समर्थन प्राप्त कर लिया। संभव है कुछ अन्य राजवंशों के साथ भी उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया हो, क्योंकि महावग्ग में उनकी 500 रानियों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, कितनी? 500 रानियों का उल्लेख हुआ है। अवंती के शक्तिशाली राजा प्रगोत के साथ भी उसने मैत्री संबंध स्थापित किया। एक बार जब वह पाणु रोग से ग्रसित था तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसकी शुश्रूषा के लिए भेजा। ठीक है, यानी उपचार के लिए भेजा। रोरुक सिंध के शासक रुद्रायन तथा गंधार के पुक्कुशाती भी उसके मित्र थे। गंधार नरेश ने उनके पास एक दूत भेजा था। इस प्रकार उसके कूटनीतिक तथा वैवाहिक संबंधों ने उसके द्वारा प्रारंभ की गई आक्रामक नीति में पर्याप्त सहायता प्रदान किया होगा। आगे
विवाहों तथा मैत्री संबंधों द्वारा अपनी आंतरिक स्थिति मजबूत कर लेने के पश्चात उसने अपना विजय कार्य प्रारंभ किया। इस विजय की प्रक्रिया में उसने अपने पड़ोसी राज्य अंग को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। बिंबिसार के पहले से ही मगध तथा अंग के बीच शत्रुता चल रही थी। ज्ञात होता है कि एक बार अंग के शासक ब्रहदत्त, ठीक है, ब्रहदत्त ने बिंबिसार के पिता को युद्ध में पराजित किया था। आगे विदुर पंडित जातक से पता चलता है कि मगध की राजधानी राजगिरी पर अंग का अधिकार था। इसका अंग देश का अधिकार था। अतः बिंबिसार जैसे महत्वाकांक्षी शासक के लिए अंग की विजय करना अनिवार्य था। आगे उसने अंग के ऊपर आक्रमण किया। वहाँ का शासक बृहदत्त मारा गया तथा वहाँ बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा यानी वायसराय के पद पर नियुक्त किया। बिंबिसार की विजय ने मगध की उस विजय तथा विस्तार का दौर प्रारंभ किया जो अशोक द्वारा कलिंग विजय के बाद तलवार रख देने के साथ समाप्त हुआ। अंग के मगध में मिल जाने पर मगध की सीमा अत्यधिक विस्तृत हो गई और अब वह पूर्वी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बन गया। मगध का लगभग संपूर्ण बिहार पर अधिकार हो गया। बुद्धघोष के अनुसार बिंबिसार के साम्राज्य में 80,000 गांव थे तथा उसका विस्तार 300 लीग यानी लगभग 900 मील था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। बिंबिसार एक कुशल शासक भी था। उसने अपने साम्राज्य में एक संगठित एवं सुदृढ़ शासन व्यवस्था की नींव डाली। मगध शीघ्र ही एक समृद्धिशाली राज्य बन गया। बिंबिसार स्वयं शासन की विविध समस्याओं में व्यक्तिगत रुचि लेता था। महावग जातक में कहा गया है कि उसकी राज्यसभा में 80,000 ग्रामों के प्रतिनिधि भाग लेते थे। उसकी राज्यसभा तथा ग्रामिकों के कार्यों के विषय में हमें ज्ञात नहीं है। बौद्ध साहित्य में उसके कुछ पदाधिकारियों के नाम इस प्रकार मिलते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं उसको। आगे दोस्तों, सब्बथक महामात्र यानी सर्वार्थक महामात्र, यह सामान्य प्रशासन का प्रमुख पदाधिकारी होता था। दूसरा है दोस्तों हमारा व्यवहारिक महामात्र यानी व्यवहारिक महामात्र या प्रधान न्यायिक अधिकारी अथवा न्यायाधीश होता था। ठीक, आगे चलते हैं। आगे सेनानायक महामात्य, यह सेना का प्रशासन अधिकारी होता था। प्रांतों में राजकुमार वायसराय अर्थात उपराजा के पद नियुक्त किए जाते थे। बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को चंपा का उपराजा बनाया था। कहाँ का? चंपा का उपराजा बनाया था। वह अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके गुण दोषों के आधार पर पुरस्कृत अथवा दंडित किया करता था। ठीक है, आगे दंडित किया करता था। आगे है, वह एक निर्माता भी था और परंपरा के अनुसार उसने राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना करवाई थी। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक था। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तथा वेलुवन नामक उद्यान बुद्ध तथा संघ के निमित्त प्रदान कर दिया, किंतु वह जैन तथा ब्राह्मण धर्मों के प्रति भी सहिष्णु बना रहा। जैन ग्रंथ भी उसे अपने मत का पोषक मानते हैं। ठीक है, आगे दिघनिकाय से पता चलता है कि बिंबिसार ने चंपा के प्रसिद्ध ब्राह्मण सोनदंड को वहाँ की संपूर्ण आमदनी दान में दे दिया था। बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। उसका अंत दुखद हुआ। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों से ज्ञात होता है कि उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, जहां भीषण यातनाओं द्वारा उसे मार डाला गया। बिंबिसार को मृत्यु 492 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी। ठीक है, 492 ईसा पूर्व। आगे अजातशत्रु देखते हैं।
बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र कुड़िक यानी अजातशत्रु लगभग 492 से 460 ईसा पूर्व मगध का शासक हुआ। वह अपने पिता के ही समान साम्राज्यवादी था। इसके समय में कौशल से मगध का संघर्ष छिड़ गया। बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कौशला देवी की भी दुख से मृत्यु हो गई। प्रसेनजित इस घटना से बड़ा क्रुद्ध हुआ तथा उसने काशी पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। यही कौशल तथा मगध के बीच संघर्ष का कारण सिद्ध हुआ। संयुक्त निकाय में इस दीर्घकालीन संघर्ष का विवरण मिलता है। पहले प्रसेनजित पराजित हुआ तथा उसने भाग कर श्रावस्ती में शरण ली, किंतु दूसरी बार अजातशत्रु पराजित हुआ तथा बंदी बना लिया गया। बाद में दोनों नरेशों के बीच संधि हो गई तथा प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया तथा पुनः काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया। ऐसा लगता है कि अजातशत्रु के समय में काशी का प्रांत जो है अंतिम रूप से मगध में मिला लिया गया। ठीक है, कहाँ मगध में मिला लिया गया। आगे, कौशल से निपटने के बाद अजातशत्रु ने वज्जी संघ की ओर ध्यान दिया। वैशाली वज्जी संघ का प्रमुख था, जहाँ के शासक लिच्छवी थे। बिंबिसार के ही समय से वज्जी संघ तथा मगध में मनमुटाव चल रहा था, जो अजातशत्रु के समय में संघर्ष में बदल गया। इस संघर्ष के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी बताए जाते हैं। आगे नंबर 1 है दोस्तों, उत्तरदायी कारण बताए जाते हैं। पहला है दोस्तों सुमंगल विलासिनी से पता चलता है कि गंगा नदी के किनारे एक रत्नों की खान थी। वज्जी तथा मगध दोनों ने इसके बराबर भाग लेने के लिए समझौता किया था। वज्जियों ने इस समझौते का उल्लंघन करके संपूर्ण खान पर अधिकार कर लिया। यही मगध के साथ युद्ध का कारण बना। ठीक है, आगे नंबर 2 है, जैन ग्रंथ इसका कारण यह बताते हैं कि बिंबिसार ने लिच्छवी राजकुमारी चेलना से उत्पन्न अपने 2 पुत्रों हल और बेहल को अपना हाथी शयनाग तथा रत्नों का एक हार दिया था। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन ग्रहण कर लेने के बाद इन वस्तुओं की मांग की। इस पर हल तथा बेहल अपने नाना चेटक के पास भाग गए। अजातशत्रु ने लिच्छवी सरदार से अपने सौतेले भाइयों को वापस देने को कहा, जिसे चेटक ने अस्वीकार कर दिया। इसी पर अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। इन दोनों कारणों में से पहला अधिक तर्कसंगत जान पड़ता है। वस्तुतः मगध तथा वज्जी संघ के बीच संघर्ष गंगा नदी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही हुआ था, क्योंकि यह नदी पूर्वी भारत में व्यापार का प्रमुख माध्यम थी। आगे, लिच्छवियों की शक्ति और प्रतिष्ठा काफ़ी बड़ी हुई थी तथा उन्हें परास्त कर सकना सरल नहीं था। जैन ग्रंथ निर्यावली सूत्र से पता चलता है कि उस समय चेटक लिच्छवी गण का प्रधान था। उसने 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों तथा काशी कौशल के 18 गणराज्यों को एकत्र कर मगध नरेश के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया। भगवती सूत्र में अजातशत्रु को इन सब का विजेता कहा गया है। राय चौधरी का विचार है कि कौशल तथा वज्जी संघ के साथ संघर्ष पृथक घटनाएं नहीं थी, अपितु वे मगध साम्राज्य की प्रभुसत्ता के विरुद्ध लड़े जाने वाले समान युद्ध का ही अंग थी। अजातशत्रु ने कूटनीति से काम लिया। वज्जियों के संभावित आक्रमण से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम
पाटली ग्राम में उसने एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तत्पश्चात उसने अपने मंत्री वस्त्रकार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवा दी। ज्ञात होता है कि इस संबंध में अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध से परामर्श किया तथा उन्होंने ही उसे यह बताया कि वज्जी संघ का विनाश भेद द्वारा ही संभव है। वस्त्रकार ने अत्यंत कुशलतापूर्वक इस कार्य को पूरा किया तथा वज्जियों को परस्पर लड़ा दिया। फलतः वे असंगठित रूप से अजातशत्रु का सामना नहीं कर सके। अजातशत्रु ने एक बड़ी सेना के साथ लिच्छवियों पर आक्रमण किया। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि इस युद्ध में उसने प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक जैसे 2 गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। ठीक है, रथ मूसल दोस्तों वही जैसे रथ था, रथ के आगे दोस्तों एक गोल सा घूमता हुआ कटारी टाइप का रहता था, उसमें लंबे लंबे ब्लेड्स लगे होते थे, उसके सामने जो भी आते थे वो कट के स्वाहा हो जाते थे। ठीक है, जैसे आप लोग दोस्तों एग्जाम्पल में बाहुबली पिक्चर देखते होंगे, उसमें जो भल्लाल देव रहता है उसका रथ आप लोग देखते होंगे, रथ मूसल टाइप का वो भी रहता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर जो लोग नहीं देखा है सर्च करके तो आपको समझ में आएगा। आगे प्रयोग किया। प्रथम आधुनिक टैंकों के प्रकार का कोई अस्त्र था जिससे भारी संख्या में मनुष्य मारे जा सकते थे तथा द्वितीय भारी पत्थरों की मार करने वाला शिला प्रक्षेपास्त्र था। इससे ऐसा लगता है कि युद्ध बड़ा भयानक हुआ जिसमें लिच्छवी बुरी तरह पराजित हुए तथा उनका भीषण संहार किया गया। उनका भूभाग मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। अब मगध राज्य की उत्तरी सीमा हिमाचल की तलहटी तक पहुंच गई। ठीक है, आगे वज्जी संघ को पराजित करने के पश्चात अजातशत्रु ने मल्ल संघ को भी परास्त किया तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े भूभाग पर उसका अधिकार हो गया। इस सफलताओं के फलस्वरूप मगध साम्राज्य की सीमा पर्याप्त विस्तृत हो गई। अब मगध का प्रतिद्वंदी केवल अवंती का राज्य था। आगे मध्यम निकाय से पता चलता है कि प्रद्योत के आक्रमण से अपनी राजधानी राजगृह को सुरक्षित रखने के लिए अजातशत्रु ने उसका दुर्गीकरण करवाया। जिस समय अजातशत्रु कौशल के साथ संघर्ष में उलझा हुआ था उसी समय प्रद्योत मगध पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। प्रद्योत जो था वो मगध पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था, किंतु अजातशत्रु तथा प्रद्योत के बीच प्रत्यक्ष संघर्ष नहीं हो सका। इसका कारण संभवतः यह था कि दोनों एक दूसरे की शक्ति से डरते थे। भास के अनुसार अजातशत्रु की कन्या पद्मावती का विवाह वत्सराज उदयन के साथ हुआ था। इस वैवाहिक संबंध द्वारा अजातशत्रु ने वत्स को अपना मित्र बना लिया तथा वह उदयन मगध के विरुद्ध प्रद्योत की सहायता नहीं कर सकता था। ऐसा लगता है कि अब उदयन दोनों राज्यों अवंती तथा मगध के बीच सुलहकार बन गया। ठीक है, क्या दोस्तों, सुलहकार बन गया। आगे अजातशत्रु की धार्मिक नीति उदार थी। बौद्ध तथा जैन दोनों ही ग्रंथ उसे अपने अपने मत का अनुयायी मानते हैं। ठीक है, मत का अनुयायी मानते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे ऐसा प्रतीत होता है कि पहले वह जैन धर्म से प्रभावित था परंतु बाद में बौद्ध हो गया। भरहुत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर अजातशत्रु भगवान बुद्ध की वंदना करता है। ठीक है, भगवान बुद्ध की अजातशत्रु क्या करता है? वंदना करता है, प्रार्थना पूजा करता है। अजातशत्रु भगवतो वंदते उत्कीर्ण मिलता है जो उसके बौद्ध होने का पुरातात्विक प्रमाण है। उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उसके अवशेषों पर उसने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। उसके शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इस संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं को 2 पिटकों सुत्त पिटक तथा विनय पिटक में विभाजित किया गया। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार लगभग 32 वर्षों तक शासन करने के बाद अजातशत्रु अपने पुत्र उदयन द्वारा मार डाला गया। ठीक है,
दोस्तों ये वंश जो पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें क्या होते थे, जो पुत्र होता था वो अपने पिता को समाप्ति कर देता था, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारा उदाइन। उदाइन या उदय भद्र भी से कहते हैं। लगभग 460 ईस्वी से 444 ईसा पूर्व, ईस्वी हम कर रहे हैं, हमें माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों, क्षमा करिएगा। 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक, ठीक है। चलिए, अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदाइन अथवा उदयभद्र एक ही थे, मगध का राजा हुआ। जैन ग्रंथों में उसकी माता का नाम जो है दोस्तों पद्मावती मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बौद्ध ग्रंथों में उसे पितृहंता कहा गया है। किसको? उदाइन को क्या कहा गया है? पितृहंता, याद रखिएगा। परंतु जैन ग्रंथों का साक्ष्य इसके विपरीत है। परिशिष्ट पर्वन के अनुसार वह पितृ भक्त था। वह अपने पिता के शासनकाल में चंपा का उपराजा यानी वायसराय था। पिता की मृत्यु से उसे बड़ा दुख हुआ तथा उसे कुलीनों और अमात्यों ने राजा बनाया। उदाइन के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की है। उसने राजगृह में इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की। चूँकि अजातशत्रु की विजयों के फलस्वरूप मगध साम्राज्य की उत्तरी सीमा हिमाचल की तलहटी तक पहुंच गई थी, अतः पाटलिपुत्र राजगृह की अपेक्षा अधिक उपयुक्त राजधानी थी। यहाँ से वज्जियों के ऊपर भी दृष्टि रखी जा सकती थी तथा व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से भी यह नगर गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण था। बिंबिसार के ही समय से अवंती का राज्य मगध का प्रतिद्वंदी था, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उदाइन के समय में भी मगध एवं अवंती के बीच निर्णायक युद्ध नहीं हो सका। ओके, आगे दोस्तों, उदाइन जैन मतानुयायी था, इसी कारण जैन ग्रंथ उसकी प्रशंसा करते हैं। आवश्यक सूत्र से पता चलता है कि अपनी राजधानी के मध्य में उसने एक जैन चैत्य गृह का निर्माण करवाया था। वह नियमित रूप से व्रत करता तथा आचार्यों के उपदेश सुनता था। एक दिन जब वह किसी गुरु से उपदेश सुन रहा था, एक व्यक्ति ने छुरा भोंक कर उसकी हत्या कर दी। यह हत्यारा अवंती नरेश पालक द्वारा नियुक्त कोई गुप्तचर था, ठीक है। आगे दोस्तों, उदाइन के उत्तराधिकारी तथा हर्यक कुल का अंत, आइए इसे भी देख लेते हैं हम। उदाइन का उत्तराधिकारी तथा हर्यक कुल का अंत हम लोग पढ़ेंगे। बौद्ध ग्रंथों में उदाइन के 3 पुत्रों का उल्लेख है। पहला अनिरुद्ध, दूसरा मुंडक, तीसरा नागदशक। इन तीनों को पितृहंता कहा गया है, जिन्होंने बारी बारी से राज किया है, ठीक है। अंतिम राजा नागदशक कुछ प्रसिद्ध था। पुराण में उसे दर्शक कहा गया है। ये तीनों शासक अत्यंत निर्बल एवं विलासी थे, अतः शासन तंत्र शिथिल पड़ गया। चारों ओर षड्यंत्र और हत्याएं होने लगी। फलस्वरूप जनता में व्यापक असंतोष छा गया। इसके शासन के विरुद्ध विद्रोह हुआ तथा जनता ने इन पितृहंताओं को सिंहासन से उतारकर शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बनाया। शिशुनाग के राजरोहण से मगध में जिस नवीन वंश की स्थापना हुई, वह दोस्तों शिशुनाग वंश के नाम से प्रसिद्ध है। उदाइन के उत्तराधिकारियों ने लगभग 412 ईसा पूर्व तक राज किया था, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम लोग वीडियो यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा हम लोग लंबा नहीं करेंगे, या इसको समाप्त कर ही लेते हैं। शिशुनाग पढ़ लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा हमारे हिसाब से। कलश, एक सेकंड दोस्तों, नंदवंश है ना, उसके बाद नहीं दोस्तों, इसको यहीं पर हम लोग रोकते हैं। क्रम से चलेंगे तो दोस्तों उचित रहेगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को स्पष्ट रूप से, अगर आप लोग प्लेलिस्ट में खोजिए तो लाइन बाय लाइन आप लोग को वीडियो मिल भी जाए। तो हम लोग दोस्तों आज हर्यक वंश पढ़ लिए, समाप्त भी कर लिए उनके सम्राटों को। अब हम लोग कल दोस्तों पढ़ेंगे शिशुनाग वंश, लगभग 412 से
344 ईसा पूर्व इसके टाइम को। इसके बाद दोस्तों हम लोग नंदवंश पढ़ेंगे और इस लेसन को समाप्त करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब हिस्ट्री में जैसे कि आप लोगों को पता है, पहली बार किसी श्रीवास्तव के बुक को ऑडियो बुक में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दोस्तों शेयर करिए, ताकि ये बुक और भी लोगों तक पहुँच सके। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि दोस्तों। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए। धन्यवाद।